हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो बेसिकली हम आपके लिए लेकर आए हैं मैराथन फॉर यूजीसी नेट लॉ। जी हाँ, मैराथन है। कम से कम 100 वीडियोस हम बनाएंगे। जो भी प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं आपके जून 2021 और जो भी 2020, 19, 18 जो भी साल में 2 बार आपके पेपर होते हैं, जितने भी क्वेश्चंस आए हैं हम यहाँ पर सब डिस्कस करने वाले हैं। राइट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है ये मैराथन सीरीज जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। बहुत ही मेहनत करके रिसर्च करके मैंने ये देखा है, समझा है और ये जाना है कि जो भी क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं पेपर के अंदर, ठीक है, तो एक क्वेश्चन होता है और उसके 4 ऑप्शन होते हैं, एक सही होता है, 3 हम सोचते हैं कि हाँ ठीक है ये कुछ नहीं है और हम उतना ध्यान नहीं देते। बट जब आप देखोगे कि अब की 2 या 3 साल 4 साल पहले कोई भी क्वेश्चन पेपर आया है, तो काफी जो ऑप्शंस रहते हैं एक क्वेश्चन के, जो बाकी के जो ऑप्शंस रहते हैं, जो उसका आंसर नहीं रहता, आगे के फ्यूचर पेपर्स में उन पर क्वेश्चंस बनते हुए देखे गए हैं। और इस प्रॉब्लम को हम एड्रेस करने वाले हैं कि हम यहाँ पर जो भी वीडियोस होंगे हम यहाँ पर वो क्वेश्चन तो डिस्कस करेंगे ही जो आया हुआ है, बट उसके साथ जो ऑप्शंस हैं हम उनको भी डिस्कस करेंगे कि जो इन फ्यूचर अगर उन पर क्वेश्चन बने तो वो आपसे बन जाए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है ये मैराथन सीरीज। 100 से भी ज्यादा वीडियोस और 2 से 3 हजार से भी ज्यादा क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं, इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे ऐसी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और अगर आप सीरियस हैं, क्योंकि आपको ही मालूम है कि सुनहरा अवसर है, 2 अटेम्प्ट आपको मिल रहे हैं अभी, एक तो 21 फरवरी, राइट, अभी जो पेपर चालू होंगे वो, और एक जून में भी आपको यूजीसी नेट निकालने का मौका मिलेगा। तो ऐसे सुनहरे अवसर को छोड़ना नहीं है, इसको ग्रैब करो, इसको हम एग्जाम को क्लियर करेंगे। और ये सीरीज बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। राइट तो चलिए शुरू करते हैं। आपको ड्रिल तो मालूम ही है, पेपर पेन लेके बैठना है, क्वेश्चन बोलूंगा, ऑप्शंस बोलूंगा, आंसर्स आपको बताने हैं, उसके बाद हम डिस्कशन शुरू करेंगे। राइट तो और एक और चीज यार, बात अभी जब तक क्वेश्चंस अभी हम शुरू नहीं कर रहे हैं, फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि अगर रिस्पॉन्स तगड़ा आएगा, अगर रिस्पॉन्स अच्छा आएगा इन वीडियोस पर, कमेंट कर कर बताओ कि हाँ सर हमें ये चीज चाहिए, इस चीज को कंटिन्यू करिए, तो ही मैं कंटिन्यू करूंगा। अदरवाइज 10 12 15 वीडियोस के बाद हम इस चीज को बंद कर देंगे अगर प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं आता। क्योंकि अगर रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो मुझे समझ में आएगा कि आप लोगों को शायद इस चीज की जरूरत नहीं है। ठीक है, और साथ ही साथ एक और बात बता दूं, अगर पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम चैनल आपको जो है आप वहां पर ज्वाइन कर लें, हमारा टेलीग्राम चैनल, सारी पीडीएफ वहां पर आपको मिल जाएंगी। जितने भी क्वेश्चंस हम यहाँ पर, जो भी आपको यहाँ पर सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। तो आप उसको जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक उसकी मिल जाएगी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू करते हैं हमारी मैराथन सीरीज यूजीसी नेट लॉ प्रीवियस ईयर पेपर के डिस्कशंस हैं। ये जो पेपर का डिस्कशन होने वाला है जून 2021, कुछ क्वेश्चंस हम ऐसे से डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, अंडर द स्पेशल पावर ऑफ राज्यसभा which of the following resolutions can originate only in राज्यसभा। ऑप्शंस आपके सामने है 4। resolution seeking removal of vice president, b any resolution seeking the creation of one or more all India service, c any resolution seeking legislation on a state subject in the national interest, d introduction of money bill। ऑप्शंस आपके सामने है, ए एंड बी ओनली, ए एंड सी ओनली, बी एंड डी ओनली एंड ए बी सी ओनली। फटाफट से इसका आंसर बताइए। मैं आपको बता दूं कि मैं ज्यादा वेट नहीं करूंगा, अदरवाइज वीडियो काफी लेंदी हो जाएगा। तो आप वीडियो को पॉज करें, जैसे ही मैं क्वेश्चन बताऊं उसका आंसर लिखें और उसके बाद वीडियो को वापस से प्ले करें। तो मैं इसका आंसर बता देता हूं। इसका आंसर जो है, आंसर डी है। बात करता है ए बी सी ओनली, मतलब देखो सबसे पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। यहां पर एक्सप्लेनेशन होने वाला है तगड़ा बढ़िया, क्योंकि यहां पर बहुत सारी चीजें हम समझेंगे। और मैं गारंटी देता हूं, अगर आपने ये 100 वीडियो की सीरीज कंप्लीट कर ली, 30 से 40 क्वेश्चन आपके ऐसे ही बन जाने, क्योंकि मैंने प्रीवियस में भी कुछ वीडियोस बनाए थे, उनमें से काफी क्वेश्चंस आए हुए हैं। राइट उसी चीज को हम फॉलो करते हुए यहां पर वापस से क्वेश्चंस लेकर आए हैं आपके लिए। तो जो स्पेशल पावर है राज्यसभा के बारे में बात कर रहा है कि कौन से रिजोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा लेके आ सकता है, वो ओरिजिनेट कर सकता है राज्यसभा में। ठीक है, ये पावर, स्पेशल पावर राज्यसभा के पास है। ऑप्शन आपके सामने, आंसर ए बी सी है, मतलब रिजोल्यूशन सीकिंग रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। अब यहां पर आप देखते जाओ, नोट्स बनाने हो बना लो, पीडीएफ चाहिए मिल भी जाएगी। इसको अभी आप समझो। देखो अगर आपने आर्टिकल 67 पढ़ा होगा, ठीक है,
आर्टिकल 67 बात करता है वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल के बारे में, ठीक है। वहां पर एक्चुअली बात करता है टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो उन्होंने बोला अगर काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब राज्यसभा, आपको मालूम तो होगा काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा, हाउस ऑफ पीपल लोकसभा बोलते हैं। तो काउंसिल ऑफ स्टेट अगर मेजोरिटी में, मेजोरिटी ऑफ ऑल दी मेंबर्स अगर काउंसिल ऑफ स्टेट पास कर दे कि हाँ भाई इस वाइस प्रेसिडेंट को हमें रिमूव करना है, क्या मेजोरिटी, मेजोरिटी किसकी, मेजोरिटी काउंसिल ऑफ स्टेट की, अगर वो पास कर दे और इस चीज से सहमत हो जाते हैं आपके कौन, लोकसभा, विच इज हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ पीपल या लोकसभा आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर ये हो जाते हैं तो वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव कर दिया जाएगा। तो आपका एक आर्टिकल यहीं पर डिस्कस हो गया विच इज आर्टिकल 67। ध्यान रखिएगा एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बी वाले पर। बी बात करता है एनी रिजोल्यूशन सीकिंग द क्रिएशन ऑफ वन और मोर ऑल इंडिया सर्विस। अब आपने बहुत सुना होगा आर्टिकल 312 के बारे में, ठीक है, क्योंकि आप लॉ कर रहे हो, आप लॉ के स्टूडेंट हो, आपने सुना होगा कि ऑल इंडिया जुडिशरी सर्विस के बारे में काफी चर्चा हुई थी कि एक ऐसा एग्जाम होना चाहिए जिसमें सारे स्टेट्स के जो भी एग्जाम है वो एक ही कंडक्ट हो, ठीक है। जिससे क्या होगा, आप लोगों के लिए फायदा होगा, एक ही सिलेबस होगा जो आपको पढ़ना रहेगा। क्योंकि कई जैसे एमपी के जो स्टूडेंट्स हैं वो अलग स्टेट का एग्जाम्पल झारखंड हो गया या कहीं हिमाचल या कहीं भी कोई अदर स्टेट के नहीं दे पाते क्योंकि बहुत ज्यादा सिलेबस अलग होता है, ठीक है। तो वो चीज ना हो, एक सिलेबस हो, एक एग्जाम हो, ठीक है। तो ऐसी काफी चीजें, वैसे ही आर्टिकल 312 इस बारे में बात करता है और बात करता है कि काउंसिल ऑफ स्टेट चाहे तो वो डिक्लेयर अगर कर दे बाय रिजोल्यूशन 2/3 मेंबर प्रेजेंट इन वोटिंग। ध्यान से सुनिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, मैं यहां पर लिख देता हूं आर्टिकल 312 का क्या डिस्कशन हो रहा है कि 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, अगर ये रिजोल्यूशन पास कर दे कि नेशनल इंटरेस्ट में, किसमें, नेशनल इंटरेस्ट में, नेशनल हित में ये जरूरी है कि पार्लियामेंट को बनाना चाहिए ऑल इंडिया सर्विस, एक या एक से ज्यादा, और इसमें इंक्लूड है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस। तो इस पर क्वेश्चन बन सकता है, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस में इंक्लूड है। ध्यान रखिएगा 312 की बात हो रही है। कौन इसको कर सकता है, काउंसिल ऑफ स्टेट विच इज राज्यसभा। राज्यसभा ये सारी चीजें ओरिजिनेट कर सकता है। पहला रिमूवल वाइस प्रेसिडेंट का, दूसरा यहां पर क्रिएशन ऑफ वन और मोर ऑल इंडिया सर्विस, ठीक है। दो ऑप्शन हो गए। तीसरे पे आते हैं, बात करता है एनी रिजोल्यूशन सीकिंग लेजिस्लेशन ऑन अ स्टेट सब्जेक्ट इन दी नेशनल इंटरेस्ट। सी वाले को डिस्कस करते हैं। देखिए सी जो है, अगर आपने पढ़ा हो आर्टिकल 249, आर्टिकल 249 बात करता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है, अगर पार्लियामेंट अगर क्या करे, काउंसिल ऑफ स्टेट डिक्लेयर कर दे रिजोल्यूशन से, यहां पर भी सपोर्ट लगेगा 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग का, बिल्कुल सिमिलर है। 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग का यहां पर भी लगेगा कि अगर काउंसिल ऑफ स्टेट ऐसा रिजोल्यूशन पास कर दे कि नेशनल हित में, नेशनल इंटरेस्ट में ये जरूरी है कि पार्लियामेंट जो है स्टेट लिस्ट पर, स्टेट लिस्ट पर क्या बनाए, पार्लियामेंट लॉ बनाए, तो वो बना सकते हैं। आपको मालूम होगा 3 लिस्ट होती हैं, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट। यूनियन में अपनी सेंट्रल बनाती है, स्टेट लिस्ट में जो भी मैटर्स होते हैं, जो भी सब्जेक्ट होते हैं, वो उस पर स्टेट बनाता है, कॉन्करेंट में दोनों का रहता है, ठीक है। तो स्टेट पे कायदे से स्टेट को बनाना चाहिए, बट अगर काउंसिल ऑफ स्टेट को लगता है, राज्यसभा को लगता है, काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा एक ही है, ध्यान रखिएगा कंफ्यूज ना होए, ठीक है। 2/3 अगर मेजोरिटी बोल दे कि यार इस स्टेट लिस्ट का जो ये सब्जेक्ट है इस पर पार्लियामेंट को लॉ बनाना चाहिए, तो वो पार्लियामेंट लॉ बना सकती है नेशनल इंटरेस्ट में। ये बात करता है आर्टिकल 249। तो इसीलिए आपका आंसर जो है ए, बी एंड सी है, ये तीनों ही बात करते हैं कि राज्यसभा के पावर है स्पेशल, ठीक है। अब आती है बात डी, इंट्रोडक्शन ऑफ मनी बिल। ये क्यों नहीं है सर, क्यों क्यों राज्यसभा में ये पास नहीं हो सकता? बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर आपने आर्टिकल 109 पढ़ा है, क्या पढ़ा है, आर्टिकल 109 बात करता है कि मनी बिल जो है वो राज्यसभा में कभी ओरिजिनेट नहीं होता, ये लोकसभा में ओरिजिनेट होता है। ध्यान रखिएगा, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपके पहले क्वेश्चन में ही डिस्कस हो गए। इसी तरीके से 2 से 3 हजार क्वेश्चन डिस्कस करने हैं हमने, ठीक है। फटाफट से अगर समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, वीडियो को लाइक कर दो यार, कमेंट करके बता दो कि सर मजा आ गया, इसी तरीके के वीडियो चाहिए हमें, हमारी प्रिपरेशन होनी चाहिए, हमारा एग्जाम निकलना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 2 आपकी स्क्रीन पे है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म। देखो ये मैं क्वेश्चन कोई अलग से नहीं लेके आया हूं, ये आपके 2021 में पूछे गए हैं क्वेश्चंस, उन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं,
और इन्हीं में से क्वेश्चन आपके फ्यूचर में बनेंगे जो आप अभी जो एग्जाम देने वाले हो। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म, 4 ऑप्शन है, मतलब वाइस प्रेसिडेंट जो है जब उसका टर्म एक्सपायर होगा तो वो क्या करेगा, वेकेट करेगा ऑफिस, या फिर गेट अ मैंडेटरी एक्सटेंशन ऑफ 2 महीने का उसको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा, कंटिन्यू करेगा होल्ड करना ऑफिस जब तक उसका सक्सेसर जो भी नेक्स्ट जिसको अपॉइंट किया जाता है वो एंटर नहीं कर जाता ऑफिस में, डी इलेक्ट करेगा सक्सेसर को बिफोर रिलिंक्विशिंग हिज ऑफिस, रिलिंक्विशिंग मतलब ऑफिस छोड़ने से पहले। ये 4 ऑप्शन है, फटाफट इसका आंसर बताइए। एंड द राइट आंसर इज आंसर सी, बड़ा ही सिंपल था ये तो मुझे मालूम है, आप सबने इसका आंसर दे दिया होगा, इतना तो आप लोगों को आता है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बात करते हैं आर्टिकल 67 के सी में, अभी पीछे हमने 67 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 67 का जो सी है ना वो बात करता है इस बारे में कि वाइस प्रेसिडेंट जब इसका टर्म पीरियड एक्सपायर हो जाएगा तो वो कब तक होल्ड करेगा, वो तब तक करेगा जब तक उसका सक्सेसर नहीं आ जाता। ऐसा नहीं कि भाई मेरा तो एक्सपायर हो गया टर्म, अब मैं तो चला बढ़िया एंजॉय करूंगा, बाकी जिसको आना आए देख ले, नहीं, वो तब तक होल्ड करेगा जब तक सक्सेसर एंटर नहीं हो जाता, मतलब तब तक अपॉइंट नहीं हो जाता। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 67 का सी, क्योंकि आपके एग्जाम में डायरेक्ट आर्टिकल भी पूछ लेते हैं कि कहां पर ये बात दी हुई है, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। बाकी तो सच यहां पर एबीडी में कुछ डिस्कस करने ऐसा है नहीं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 3, देखो एंड में बताना जरूर कि कितने स्कोर रहा आपका, ठीक है, 10-12 क्वेश्चन जितना भी हम डिस्कस करेंगे बताना जरूर कि क्या स्कोर रहा, फटाफट लाइक कर दो तभी ये सीरीज कंटिन्यू होगी। क्वेश्चन 3 बात करता है स्टेट इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल अंडर आर्टिकल 356 कैन बी इंपोज्ड इन अ स्टेट बाय द प्रेसिडेंट फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ, बेहतरीन क्वेश्चन है, बात कर रहा है स्टेट इमरजेंसी जो 356 आर्टिकल में दी हुई है वो जब स्टेट पे लागू होती है प्रेसिडेंट द्वारा कितने समय तक के लिए लागू की जा सकती है, मैक्स टू मैक्स। ऑप्शन सामने है, 3 साल, 2 साल, 6 महीने और 1 साल। बताइए इसका आंसर। एंड द राइट आंसर इज 3 साल। आंसर है इसका 3 साल। आई होप आपका ये आंसर सही होगा। आर्टिकल 356, देखो बेसिकली समझ लो प्रेसिडेंट रूल या स्टेट इमरजेंसी होता क्या है। वैसे तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं ये सारे आर्टिकल 352, 356 और 360 तीनों इमरजेंसी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, नेशनल और स्टेट और आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी। 356 में प्रेसिडेंट रूल है, मतलब कुल मिलाकर क्या होता है कि जब स्टेट में, ठीक है, जब सरकार जो है आपने देखा होगा कि जहां पर माइनॉरिटी हो जाती है, मेजोरिटी नहीं होती, इधर से उधर शिफ्ट हो जाते हैं आपके कुछ मेंबर्स वगैरह, तो क्या होता है माइनॉरिटी आ जाती है। तो माइनॉरिटी हो जाती है तो फिर आपको क्या प्रूव करना होता है कि क्या आपके पास मेजोरिटी है या नहीं, क्योंकि जिसकी मेजोरिटी उसकी सरकार। तो जब ऐसा कुछ हो जाता है या और भी रीजंस हैं डिटेल में हम जहां पर जब वीडियो बनाऊंगा तब डिस्कस करेंगे, तो ऐसे केस में जब आपकी सरकार में भरोसा नहीं रहता एक तरीके से, ठीक है, कि स्टेट में ये चल नहीं पा रहे हैं या सीएम डिसाइड वगैरह नहीं हो पा रहा है इनका, तब जो है गवर्नर बोलता है प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट जो है काउंसिल ऑफ जो आपके उसके वो होते हैं उनकी एडवाइस पर, ठीक है, जो मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं उनकी एडवाइस पर प्रेसिडेंट रूल जो है लागू हो जाता है। तो ये बेसिकली प्रेसिडेंट रूल है। बाकी और भी चीजें हैं वो हम डिस्कस करेंगे जब वीडियो प्रॉपर इस पर बनाएंगे, अदरवाइज ये काफी लेंदी वीडियो हो जाएगा। सो बेसिकली ये है, और ये मैक्सिमम कितने समय के लिए, 3 साल के लिए कोई भी प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट रूल लग सकता है किसी स्टेट पर। तो बेसिकली ये आपका क्वेश्चन 3 था। आई होप क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 की ओर। क्वेश्चन 4 बात करता है बिसाइड प्रोवाइडिंग फॉर अ फंक्शनल गवर्नमेंट एंड कॉन्सिक्वेंशियल ग्रोथ इन द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस, Constitution has provided elaborate control mechanism so that water may not overrun beyond banks. This has been ensured in which of the following articles of the Constitution? Options आपके सामने हैं 32, 226, 227, आर्टिकल 14, 21, 41, 15, 16, 17 एंड 246, 247 एंड 248। फटाफट से इसका आंसर बताइए। चलिए मैं आपको आंसर बता देता हूं। आई होप आपने आंसर निकाल लिया होगा वीडियो पॉज वगैरह करके। राइट आंसर जो है इसका आंसर है आंसर ए, 32, 226, 227। देखो बेसिकली क्वेश्चन क्या बोलता है कि फंक्शनल गवर्नमेंट, कॉन्सिक्वेंशियल ग्रोथ, इन सब चीजों के बारे में तो बात करता ही है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन आपको साथ साथ कंट्रोल मैकेनिज्म भी प्रोवाइड करता है। अब कंट्रोल मैकेनिज्म एज इन द सेंस हम समझे कि कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है और आपको मालूम है अगर कहीं भी कहीं वायलेशन होता है कुछ का भी, तो आप कहां कहां जा सकते हो, ये इस बारे में बात कर रहा है। तो जैसे कि आर्टिकल 32 है, आपको पावर देता है कि आप
कहां मूव कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो रिट वगैरह के लिए। 226 बात करता है कि आप हाई कोर्ट के पास जा सकते हो रिट्स वगैरह इश्यू कराने के लिए। 227 बेसिकली बात करता है कि जो भी हाई कोर्ट का आदेश होगा, वो जो भी उसकी टेरिटरी है, जैसे कि एमपी का हाई कोर्ट है, तो एमपी का हाई कोर्ट कोई भी ऑर्डर देगा तो जितने भी एमपी के अंदर जो भी टेरिटरी के अंदर कोर्ट्स आ रहे होंगे उन सबको मानना होगा। वही बेसिकली 227 जो है आपका आर्टिकल इस बारे में बात करता है। तो ये बेसिकली 3 आर्टिकल हैं, इंपॉर्टेंट है बहुत ही। इनके लिए मैं एक अलग से भी वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि बड़े ही रिट्स जो है, मैंडेमस, सरसरी, ये सब हम डिस्कस, हबियस कॉर्पस, ये सब हम वहां पर बात करेंगे। तो ये बेसिकली आपका आंसर है। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि ये वाटर से रिलेटेड बात हुई है, तो एक आर्टिकल है, आई डोंट नो कि आपको शायद ये मालूम है या नहीं मालूम है, एक आर्टिकल है 262, ठीक है, उसका नाम आप चाहें तो लिख सकते हैं। देखिए अगर आप चाहें तो नोट्स बना ले, बढ़िया नोट्स बन जाएंगे, क्योंकि हर चीज तो मैं यहाँ पर पीडीएफ के फॉर्म में इंक्लूड नहीं कर सकता था, इसलिए मैं आपके लिए जो भी मुझे एक्स्ट्रा नॉलेज है मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ। आर्टिकल 262 जो है बात करता है रिलेटिंग टू वाटर ऑफ इंटर स्टेट रिवर, ठीक है, जो भी मतलब इंटर स्टेट रिवर होती है, ठीक है, मतलब जैसे कि क्या बोलेंगे, इंटर स्टेट रिवर सर समझा दो, हमें नहीं मालूम। जैसे कि एक रिवर एमपी में भी बह रही है, राजस्थान में भी, यूपी में भी बह रही है, तो उसका पानी वानी कौन यूज करेगा, उससे रिलेटेड कोई वाटर से रिलेटेड डिस्प्यूट होता है, तो अंतिम फैसला, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद में किसी और की अपनी नहीं सुनता और खुद की भी नहीं सुनता, तो ये है पार्लियामेंट। इसका जो है ना, कोर्ट और दखल अंदाजी नहीं करेगी, पार्लियामेंट का फैसला जो है वो अंतिम फैसला यहां पर हो जाएगा रिलेटिंग टू वाटर इंटरस्टेट रिवर के डिस्प्यूट से रिलेशन में। ये 262 इंपॉर्टेंट है, पहले एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है आपके यूजीसी नेट में, तो वो घुमाकर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पूछ ले कि ये डिस्प्यूट के बारे में कौन सा आर्टिकल बात करता है, तो 262 बात करता है। एक एक पॉइंट यहां पर इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है कि शायद आपको पता भी नहीं है कि आप क्या पढ़ रहे हो। यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, जिसको एक्चुअल वर्ड समझ में आएगी वो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर देगा। चलिए, तो ये बेसिकली 262 है। अब चलो मैं एक ट्रिक और दे देता हूं आपको। पीछे हमने देखा था, जो हमने बात की थी 356, एकदम से मेरे को ट्रिक याद आ गई इसकी। 356 हमने देखा क्या, कि वहां पर प्रेसिडेंट रूल के बारे में बात की, तो वहां पर मैक्सिमम 3 साल है। अगर याद ही ना हो आपको कि मैक्सिमम 3 साल, तो क्या सर कोई ट्रिक है इसकी? बिल्कुल ट्रिक है। अब ट्रिक सुन लो क्या है। 356 तो याद रहेगा ना, 356, 352, 356, 360, तीनों इमरजेंसी याद होंगी, हर किसी को याद होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। इनको आप ऐड कर दो, ठीक है, इनको आप ऐड करोगे तो सम निकल के आएगा टोटल 14। देखो 3 और 5 कितने हो गए, 8, 8 और 6 कितने हो गए, 14। अब 14 हो गए और 1 और 4 को आप आपस में माइनस करोगे तो 3 निकल के आएगा। देखो ट्रिक कैसी कितनी भी घटिया हो सकता है आपको ये ट्रिक बड़ी ही घटिया लगे, और हो भी सकता है कि है भी एक्चुअल में, बट एट दी एंड आपको याद होना चाहिए। तो इनका आप सम करके 2 नंबर को, मतलब कुल मिलाकर हमको 1 नंबर चाहिए, ठीक है। तो या तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि पहला जो नंबर है यही मैक्सिमम तक आप उतना कर सकते हैं प्रेसिडेंट रूल, किसी भी तरीके से बस याद करना है। तो 1 - 4 = 3 होता है। 3 जो है आपका मैक्सिमम पीरियड है जब तक क्या हो सकता है, प्रेसिडेंट रूल लागू हो सकता है, ठीक है। इसको स्पेलिंग देख लेना, प्रेसिडेंट रूल जो है लागू हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 5 बात करता है द डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ राइटिंग आर एन एक्टिविटी विच इज अकंपनीड बाय। देखो राइटिंग बेसिकली क्या होता है, दंगा। दंगा सुना नहीं सुना आपने, ठीक है। चलो तो ऑप्शंस आपके सामने है, ए यूज ऑफ फोर्स एंड वायलेंस, बी कॉजिंग अलार्म, सी वायलेंस फॉर अ कॉमन पर्पस, डी यूज ऑफ एब्यूजिव लैंग्वेज। क्या फीचर है दंगे में, क्या होता है, ऑप्शंस बताइए, राइट आंसर बताइए। चलिए, एंड द राइट आंसर इज आंसर ए। ये तो बहुत सबको बहुत सिंपल है, जहां मैंने दंगा बोला आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ यार यहाँ तो फोर्स वायलेंस वगैरह होना, ठीक है। तो ये आपका राइटिंग। अब राइटिंग के बारे में अगर हम बात करें तो ये किस में दिया हुआ है, इसको आप आगे देखें, मैंने ऐड भी किया है। सेक्शन 146 आपका इस बारे में बात करता है कि जब भी कोई अनलॉफुल असेंबली फोर्स या वायलेंस का इस्तेमाल करती है, या फिर उसका कोई मेंबर उस असेंबली का, इन प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट, आपको मालूम है कि कॉमन ऑब्जेक्ट के चलते, इनका कोई कॉमन ऑब्जेक्ट होता है असेंबली का, वो उसके चलते कोई भी फोर्स कोई भी वायलेंस करते हैं, तो हर मेंबर जो है वो गिल्टी होगा। इसी को राइटिंग कहा जाता है। 146 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। तो ये बेसिकली आपका क्वेश्चन का आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 बात करता है विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट सीरियस ऑफेंस एंड थस सीवियरली पनिशेबल।
सबसे ज्यादा सीरियस ऑफेंस क्या है? अब सीरियस ऑफेंस किस बेसिस पे? तो आपको समझ में आना चाहिए कि जिसमें ज्यादा पनिशमेंट दी जा रही है, वही तो सीरियस ऑफेंस होगा ना। जितना सीरियस ऑफेंस उतनी ज्यादा पनिशमेंट। तो ऑप्शंस आपके सामने, अनलॉफुल असेंबली, राइटिंग, एफ्रे, असॉल्ट। फटाफट आंसर बताइए। एंड द राइट आंसर इज आंसर बी, राइटिंग। अभी हमने देखा, पीछे पढ़ा हमने, सेक्शन 146 जो है बात करता है कि ये यहां पर डिफाइन है, और इसकी पनिशमेंट कहां पर दी हुई है सर, ये भी तो बताओ। पनिशमेंट आपकी दी हुई है 147 में। अब देखो पनिशमेंट देख लेते हैं, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया कि अरे सर पनिशमेंट तो बता दो किसमें कितनी ज्यादा, आपने तो आंसर बता दिया, रुको बताता हूं। देखो 141 में आपका अनलॉफुल असेंबली डिफाइन है, अभी हम पढ़ेंगे भी आगे क्या बोलता है, और वहां पर बात की जाती है 6 महीने की पनिशमेंट। ठीक है, तो ये 6 महीने की पनिशमेंट है। राइटिंग 147 में आता है और बात करता है 2 साल तक की पनिशमेंट, और फाइन वगैरह की बात हम यहां पर अभी नहीं कर रहे। एफरे जो है एक्चुअल में ये डिफाइन 159 में है, बट इसकी पनिशमेंट जो है ये 160 में दी हुई है, और जो कि यहां पर 1 महीना, बड़ा ही सिंपल। एफरे 1 महीना, एफरे क्या होता है? लड़ाई झगड़ा करना, पब्लिक पीस को डिस्टर्ब करना, पब्लिक प्लेस में आप एक दूसरे को तू तड़ाक कर रहे हो। 1 महीना और 100 रुपए का यहाँ पे जुर्माना, ऐसी कुछ बात की जाती है। ठीक है, देन आता है असॉल्ट, जो कि यहाँ पर 351 में बताया गया है। फिर असॉल्ट में क्या अलग अलग चीजें हैं कि असॉल्ट करते आपने ये किया वो किया। तो जैसे कि अगर हम 352 की बात करें तो 3 महीना और 500 रुपए की बात करता है, राइट, 352 आपका। तो ये देख लो, आप समझ जाओ, आप खुद बता दो कि कौन सा यहां पर सीवियर ऑफेंस है, 2 साल वाला ऑब्वियसली। तो आपका आंसर हो जाता है आंसर बी। आई होप जितना भी मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। कमेंट करके बताइएगा कि हाँ सर एक्सप्लेनेशन चाहिए कि नहीं सर, आप तो बस क्वेश्चन आंसर सॉल्व करा दो। देखो क्वेश्चन आंसर अगर सॉल्व करना है तो मार्केट में हजारों बुक है, कोई सी भी बुक लाके आप क्वेश्चन लगा सकते हो, बट जो मैं ये आपको नॉलेज दे रहा हूं ना हर एक ऑप्शन पे, आई कैन अश्योर यू दिस कि ये आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 7 की ओर। ओके, क्वेश्चन 7 से पहले जैसे कि मैंने बताया अनलॉफुल असेंबली क्या होता है ये भी समझ लेते हो, कि हम यहां पर टॉपिक्स भी यहां पर डिस्कस करेंगे, जितना हो सकता है उतना मैं कोशिश करूंगा आपको बताने की। तो बेसिकली अनलॉफुल असेंबली है क्या? 5 या 5 से ज्यादा लोग, 5 और मोर पर्सन, ठीक है, ऐसी असेंबली बनाते हैं, मतलब एक तरीके से 5 या 5 लोग से ज्यादा लोग इकट्ठे हुए, ठीक है, और उनका कोई कॉमन ऑब्जेक्ट है, उसको हम कहेंगे, उसको डेजिग्नेट करेंगे अनलॉफुल असेंबली। अब वो कॉमन ऑब्जेक्ट क्या है? तो ये 5 चीजों में से उसका कुछ ना कुछ कॉमन ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तब उसको डेजिग्नेट करा जाएगा, मतलब बोला जाएगा अनलॉफुल असेंबली। इंपॉर्टेंट सबसे पहला 5 और 5 से ज्यादा लोग, इस पर क्वेश्चन काफी बार बनता है। आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इन पर क्वेश्चन बनता है, 5 या 5 से ज्यादा लोग। अब हम देख लेते हैं जो पांचों यहां पर कॉमन ऑब्जेक्ट क्या है, जल्दी जल्दी देखेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। बात करता है ओवरऑल करना क्रिमिनल फोर्स, मतलब कुल मिलाकर सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, पार्लियामेंट को, लेजिस्लेचर को, या कोई पब्लिक सर्वेंट जो आपका जो भी ड्यूटी वगैरह कर रहा है, जो उसके पास लॉफुल पावर है, उसको आप कुल मिलाकर क्या कर रहे हो, आप ओवरऑल बाय क्रिमिनल फोर्स, आप क्रिमिनल फोर्स शो कर रहे हो और उसको उसका काम नहीं करने दे रहे हो एक तरीके से। तो ये हो गया पहला कॉमन ऑब्जेक्ट, इसको हम कहेंगे क्या? अनलॉफुल असेंबली, अगर कोई लोग ऐसा कर रहे हैं 5 से 5। दूसरा, सेकंड बात करता है, आप जो भी लॉ है उसको एग्जीक्यूट नहीं करने दे रहे हो, रेजिस्ट कर रहे हो। कई लोग होता है ना, हड़ताल करने लग जाते हैं, ठीक है, पीस बनाना चाहिए, ये सब करना चाहिए, और आप वहां पर जाके कुछ भी इस तरीके से रेजिस्ट करो, किसी को उसकी ड्यूटी नहीं करने दो, लीगल प्रोसेस को फॉलो नहीं करने दो, तो अगर ये आपका कॉमन ऑब्जेक्ट है आपके असेंबली का, तो आप अनलॉफुल असेंबली कहलाओगे। थर्ड बात करता है कमिट करना मिसचीफ, क्रिमिनल ट्रेसपास। आप कहीं पर गए तो बड़े अच्छे से, बट फिर आप रह गए, आप इंटिमिडेट कर रहे हो, इंसल्ट कर रहे हो, अनॉय कर रहे हो, ये सब क्रिएट कर रहे हो, मिसचीफ क्रिएट कर रहे हो, तो आप फॉल कर जाओगे यहां पर। फोर्थ बात करता है कि आप क्रिमिनल फोर्स यूज करके किसी की प्रॉपर्टी हड़प ली, ठीक है, पोजेशन ले लिया, या किसी व्यक्ति को जो उसका जो राइट ऑफ वे है जहां से वो जा सकता है उसको एंजॉय नहीं करने दे रहे हो, वंचित कर रहे हो, वाटर वगैरह यूज नहीं करने दे रहे हो, प्रॉपर्टी यूज नहीं करने दे रहे हो, तो ये भी आ जाएगा। देन पांचवा बात करता है लास्ट आपका, कि आप किसी को क्या कर रहे हो, क्रिमिनल फोर्स यूज करके कंपेल कर रहे हो ऐसा काम करने के लिए जो कि वो लीगली बाउंड नहीं है, उसको वो काम नहीं करना चाहिए, आप उससे करवा रहे हो जबरदस्ती। या फिर
कोई पुलिस वाला है, उसको उसकी ड्यूटी करनी चाहिए, आप उससे फोर्स से इस्तेमाल करके आप बोल रहे हो कि तू तेरी ड्यूटी नहीं करेगा। बड़ी सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूं आपको। तो ये सब जो है अनलॉफुल असेंबली के अंदर आ गया। अब इसका एक एक्सप्लेनेशन है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में काफी पूछा जाता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। बात करता है an assembly which was not unlawful when it assembled may subsequently become an unlawful assembly। कि मतलब जब इन्होंने एक तरीके से 5 से लोग ज्यादा मिले और इन्होंने बोला कि पहले इनका पीस वीस का था कि नहीं हम तो अच्छी चीजों के लिए आवाज उठाएंगे, बट बाद में इन्होंने दूसरे इनके जो कॉमन ऑब्जेक्ट है वो बदल के इन 5 में से कुछ हो गए, तो बाद में भी अनलॉफुल असेंबली बन सकती है। असेंबली जो कि पहले अनलॉफुल नहीं थी बट बाद में वो अनलॉफुल बन गई, ये इसका एक्सप्लेनेशन है। तो आई होप आपको यहां तक क्लियर होगा। क्लियर है तो फटाफट यार लाइक कर दो वीडियो को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो नहीं, इसके पहले हम एक आर्टिकल ये और देख लेते हैं जो एफरे और हमने ये पढ़ा है 159। सेक्शन 159 बात करता है एफरे के बारे में, जो कि बेसिकली मैंने बताया आपको झगड़ा। तो जब 2 या 2 से ज्यादा लोग फाइट कर रहे हैं पब्लिक प्लेस पे और डिस्टर्ब कर रहे हैं पब्लिक प्लेस, उसको कहा जाता है एफरे। ठीक है, बेसिकली ये आपका जो होता है ये एफरे होता है। अब आ जाते हैं सेक्शन 351 असॉल्ट। जैसे कि मैंने बोला ऑप्शंस हम डिस्कस करेंगे, तो ये ऑप्शंस ही हम डिस्कस कर रहे हैं जो हमने पीछे ऑप्शंस थे आपके एफरे वगैरह ये सब। 351 असॉल्ट के बारे में बात करता है। असॉल्ट बड़ा ही सिंपल कॉन्सेप्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बात करता है कि कोई भी अगर जेस्चर इस तरीके से करता है या प्रिपरेशन करता है इस इंटेंशन से, जानते हुए कि ये जो जेस्चर कर रहा है, ये प्रिपरेशन कर रहा है, ये किसी व्यक्ति को हो सकता है कि उसको एप्रीहेंड करे कि ये जो जेस्चर प्रिपरेशन अगला व्यक्ति कर रहा है ये क्रिमिनल फोर्स यूज करेगा। अब देखो इसका एग्जांपल समझो, ये सब छोड़ दो आप, ठीक है, ये तो आप पढ़ ही लेना, बट मैं आपको एग्जांपल देता हूं बड़ा ही सिंपल। आप मार्केट में जा रहे थे, आपका कोई पुराना दुश्मन आपको दिख गया कि यार इसने मेरे साथ ना पहले कभी गलत किया था, आपने कहा आज तो इसको नहीं छोड़ूंगा, आज तो इसको मैं निपटाऊंगा। आप उसके सामने गए, बोले साले तूने मेरे साथ ऐसा किया था ना, आपने कॉलर वॉलर आपकी ऊपर की हाथ की, ठीक है, आप एक दुकान से वहीं से एक डंडा उठाया। अब ये जो जेस्चर है ना, आपने डंडा उठाया, अस्तीने आपने हाथ की जो है पीछे करी, ये जो जेस्चर है, ये जो प्रिपरेशन है, आपने अगले वाले को क्या समझाया, उसको ये समझ में आया कि भाई ये मारेगा, ये नहीं छोड़ेगा, आज ये क्रिमिनल फोर्स यूज करेगा, बस यही असॉल्ट, इसको कहते हैं असॉल्ट। अब एक और चीज समझो, इसका एक्सप्लेनेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और मैं बता रहा हूं 100% ये एग्जाम में बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है, ये जुडिशरी में बहुत पूछा जाता है। एक्सप्लेनेशन बात करता है कि मेयर वर्ड्स डू नॉट अमाउंट टू एन असॉल्ट। अरे सर ये क्या बोल दिया, देखो सुनो, मेयर वर्ड्स मतलब सिर्फ बातें जो है ना, अगर कोई बोल रहा है ना साले तेरे को तो छोड़ूंगा नहीं, तेरे को तो मैं बहुत मारूंगा, सिर्फ इतना बोलना असॉल्ट नहीं है। देखो समझो, तू हाथ लगाना, तू हाथ लगाना लगाना दिखाना, लगाना लगाना दिखाना, लगाना लगाना दिखाना, लगाना लगाना अरे दिखाना, लगाना लगाना दिखाना दिखाना, लगाना लगाना दिखाना दिखाना। तो ये क्या कर रहे हैं, ये सिर्फ बातें कर रहे हैं, एक दूसरे पे हाथ उठा नहीं रहे हैं, एक्चुअली में सिर्फ लगाना लगाना दिखाना। तो ये जो है ना, यही है एक्सप्लेनेशन। मेयर वर्ड्स डू नॉट अमाउंट टू एन असॉल्ट। ये लगाना लगाना दिखाना दिखाना असॉल्ट नहीं है, बट लगाना लगाना दिखाना दिखाना के साथ में डंडा वंडा लेके इन्होंने ऐसे मारने की कोशिश करी है, ऐसा दिखाया। तो मतलब अगर आप वो बोल रहे हैं, वर्ड्स का जो इस्तेमाल किया जा रहा है विच अ पर्सन यूजेस, और साथ में जेस्चर प्रिपरेशन, उसको मीनिंग दे रहे हैं उन जेस्चर, तो उसको असॉल्ट कहा जाएगा। कि आप बोल भी रहे हो और साथ में आप वैसे एक्शन भी कर रहे हो तो होगा। सिर्फ बोलना लगाना लगाना दिखाना दिखाना से बात नहीं बनेगी, राइट। इसका रजिस्ट्रेशन भी है, तो आप पीडीएफ में आपको मिली जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, जैसे कि मैंने बताया, तो आप वहां से डाउनलोड करके इन सबको चाहो तो पढ़ सकते हो, कुछ टाइम में अपलोड हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 7 बात करता है स्टॉकिंग following a woman despite her disinterest, spying etc is an offense under which section। सेक्शन 354 ही है, ABCD की बात है, बस फटाफट से इसका आंसर बताइए। एंड द राइट आंसर इज आंसर डी, 354D आपका बात करता है। यहां पे मैं ट्रिक भी दूंगा आपको याद करने की। पहले समझ लेते हैं स्टॉकिंग बेसिकली है क्या। देखो स्टॉकिंग क्या है ना, कि आप एक वुमन का पीछा कर रहे हो, ठीक है, सपोज करो आप उसमें इंटरेस्टेड हो,
ठीक है, बट वो जो वुमेन है, महिला है, वो बोल रही है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू, डोंट फॉलो मी, भाई मेरा पीछा मत करो, मैं तुम में इंटरेस्टेड नहीं हूं। वो डिसइंटरेस्ट शो कर रही है, बट आप जासूसी कर रहे हो, देख रहे हो कहां जा रही है, कहां आ रही है। ये सब जो है स्टॉकिंग कहलाता है। और स्टॉकिंग बताया गया है 354 के डी में। अब इसको याद करने की ट्रिक देता हूं, इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। यहां पर बात क्या हो रही है, आप उसको देख रहे हो, जासूसी कर रहे हो, कहां जा रही, क्या कर रही है, आप मॉनिटर कर रहे हो इंटरनेट पे क्या कर रही है। तो कुल मिलाकर सब कुछ आप क्या कर रहे हो, अपनी आंखों से कर रहे हो। तो डी जो है ये स्टैंड होता है देखना। ठीक है, तो अब कभी आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, स्टॉकिंग मतलब आप उसको देख रहे हो। तो डी फॉर देखना, तो आंसर आ जाता है आपका 354 का डी। आपको एबीसी में कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो स्टॉकिंग होता क्या है, ये तो मैंने आपको नॉर्मली समझा दिया, ये पूरी डेफिनेशन है। थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर कोई मैन, तो क्लियरली लिखा है, ठीक है, वुमेन स्टॉकिंग नहीं करती भैया, सिर्फ मैन करते हैं स्टॉकिंग। ठीक है, एनी मैन हु फॉलोज अ वुमन एंड कॉन्टेक्ट्स और अटेम्प्ट्स टू कॉन्टेक्ट सच वुमेन टू फॉस्टर पर्सनल इंटरेक्शन कर रहा है रिपीटेडली, जबकि लड़की ने क्लियरली इंडिकेशन दे दिया है कि भैया हम इंटरेस्टेड नहीं है, तब भी वो करे जा रहा है, इसको स्टॉकिंग कहेंगे। दूसरा, मॉनिटर कर रहे हो, मॉनिटर कर रहे हो उसका ईमेल, उसका इंटरनेट जो भी वो यूज कर रही है, कोई भी अदर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन के थ्रू, ये सब स्टॉकिंग में आ जाएगा, इसको ऑफेंस बताया गया है। हाँ, इसका कुछ एक्सेप्शन भी है कि स्टॉकिंग क्या नहीं है, कि आपने मूवीज देखी होंगी कि कहीं पे कुछ क्राइम होने वाला होता है, तो कुछ कुछ अंडर कवर ऑफिसर होते हैं, वो निगरानी रखते हैं कि क्राइम ना हो जाए, क्योंकि उनके पास इंफॉर्मेशन होती है कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो अगर ऐसा कोई आप पे निगरानी रखा हुआ है, उसको स्टॉकिंग के अंदर नहीं डालेंगे। ये वही जो 3 है, ये वही पॉइंट बात करते हैं। इसको चाहे तो आप इत्मीनान से आराम से पढ़ लेना। साथ में सबसेक्शन 2 में पेनल्टी पनिशमेंट बताई गई है कि यहां पर 3 साल तक जो है, फर्स्ट कन्विक्शन के केस में 3 साल तक की सजा है और फाइन वगैरह, और सेकंड सब्सिक्वेंट कन्विक्शन, अगर पहले पकड़ाए हो, ढीठ हो, फिर पकड़ा गए, तो फिर क्या होगा, तो 5 साल, 5 साल और फाइन की यहां पर सजा बताई गई है। तो ये बेसिकली स्टॉकिंग है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 8 बात करता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन द प्रिपरेशन फॉर एन अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस। इससे एक चीज याद आया, बता दूं कि बहुत सारे केसेस पूछे जाते हैं आपके यूजीसी नेट लॉ के एग्जाम में, काफी कुछ केसेस आते हैं। तो अब केसेस को भी यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। हाँ, अब एक वीडियो में ऑलरेडी ये लेंदी काफी हो गया है, तो हर एक केस को तो नहीं, बट हाँ इंपॉर्टेंट केसेस को डिस्कस करेंगे। और एक मैं वीडियो ऐसे बनाऊंगा जहां पर सारे ही, मतलब हम 100-150 केसेस वहां पर डिस्कस करेंगे शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, तो बेसिकली यहां पर पूछा गया है कि ऐसा कौन सा केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि प्रिपरेशन और अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस के बीच में बड़ी ही थिन लाइन है, बहुत ही पतली सी लाइन है भैया। ऑप्शंस आपके सामने, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र मोहम्मद यकूल, अभिनंदन मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, मलकायत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। फटाफट से आंसर बता दो। एंड द राइट आंसर इज, आई होप आप वीडियो को पॉज कर रहे हो, अदरवाइज इतने जल्दी आई नो कि आप आंसर नहीं दे सकते हो, बट हम ज्यादा वेट नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज वीडियो लेंदी हो जाएगी और आप तक जो कंटेंट मैं पहुंचाना चाहता हूं, जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पहुंचाना चाहता हूं, वो नहीं पहुंचेगी। राइट आंसर दे देता हूं, आंसर इसका है बी, मतलब अभयनंद, क्या नाम लिखा है, अभयनंद मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। बड़ा ही इंपॉर्टेंट, यहां पर इस केस में इन्होंने बात की थी कि बड़ी थिन लाइन है बिटवीन द प्रिपरेशन एंड अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस। शॉर्ट में समझाऊंगा, ज्यादा बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। बात क्या हुई थी यहां पर, देखो अभयनंद मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में एक्चुअली हुआ क्या था। ये व्यक्ति जो है, ये पटना यूनिवर्सिटी में परमिशन वगैरह मांगता है कि मैं एज अ प्राइवेट कैंडिडेट बैठ सकूं एमए एग्जाम वगैरह के लिए इन इंग्लिश। अब देखो बेसिकली हुआ क्या था, इसने ना गलत डॉक्यूमेंट्स दिए थे और कुछ चीजें इसने झूठी बोली थी, जैसे कि ये टीचर वगैरह है कहीं स्कूल वगैरह में, ऐसे ऐसा कुछ कुछ इसने बोला था जो कि झूठ था। तो केस बेसिकली जो है इसके ऊपर चला था सेक्शन 420 और 511 को इसके रीड अलोंग विद, इसके साथ पढ़ा गया था। ठीक है, तो 420 और 511 का यहां पर केस बना था, क्योंकि फिर बाद में यूनिवर्सिटी को पता चल गया था कि ये व्यक्ति जो है ये झूठ बोल रहा है, इसने एलिगेशन जो भी इसने बातें की है वो गलत है, या डॉक्यूमेंट जो है फ्रॉडुलेंट थे वो। ठीक है, ये बेसिकली केस के बारे में डिटेल है। ठीक है, तो अब हुआ क्या, अब जो केस के बारे में जो ये थिन लाइन वाली बात है ना, मैं ये डिस्कस करना चाहता हूं। बेसिकली कोर्ट ने क्या बोला, कोर्ट ने बोला कि बड़ी थिन लाइन होती है प्रिपरेशन और अटेम्प्ट के बीच में। एक कल्प्रिट जो है ना, पहले वो इंटेंशन होता है उसका, पहले क्या होता है, फर्स्ट इंटेंट
इंटेंशन होता है उसका कि वो कमिट करना चाहता है ऑफेंस। तो जब इंटेंशन बनता है तभी तो फिर प्रिपरेशन होगी कि किस तरीके से किया जाएगा, ठीक है। तो प्रिपरेशन होगी, और अगर फिर वो करता है अटेम्प्ट, प्रिपरेशन देखो इस तरीके से, इंटेंशन, प्रिपरेशन एंड देन आता है अटेम्प्ट। अटेम्प्ट में अगर वो हो जाता है सक्सेसफुल तो उसने क्या कर दिया, ऑफेंस कर दिया। अगर किसी कारणवश अगर वो फेल हो जाता है ड्यू टू रीजन बियॉन्ड हिज कंट्रोल, उसके कंट्रोल में नहीं था, उस कारण से वो फेल हो गया, तो इसको कहा जाएगा कि उसने सिर्फ अटेम्प्ट किया है, ऑफेंस नहीं माना जाएगा। तो अटेम्प्ट माना जाएगा तो आपका 511 जो सेक्शन है ना, ये आ जाता है पिक्चर में, ठीक है। तो बेसिकली यही बात की थी कि जो आपका अटेम्प्ट है, अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस, इसको कहते हैं पहले कि जैसे कि प्रिपरेशन आप जब करते हो, प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाती है ना, तब ही तो कल्प्रिट चालू करता है वो एक्ट करना, जो भी उसको कमीशन करना है ऑफेंस वगैरह, ठीक है। तो ये बेसिकली यहां पर बात की गई थी, और ये स्टेप जो है टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ द ऑफेंस होता है, और 511 यहां पर इन्वॉल्व होता है। 511 क्या होता है ये समझ लो। 511 क्या होता है, आप सपोज करो कि कोई व्यक्ति चोरी करता है किसी के हाथ में, जैसे कि आप मेट्रो में गए, आप दिल्ली कभी गए होगे तो मेट्रो सिटीज में काफी बार ऐसा होता है किसी के पर्स कट जाते हैं। तो अब आप जा रहे थे मेट्रो सिटी में, ठीक है, आप पहली बार दिल्ली गए, आपने कहा यार बढ़िया मेट्रो में बैठूंगा, आप बैठे, आपको नहीं मालूम था कि भाई चोरी वोरी भी हो जाती है, बट और आपका क्या हुआ, आपका उसने बटुआ मारने की कोशिश की, बट आप तो भाई, आपके पास 10 रुपए भी नहीं थे, आपके पास पर्स ही नहीं था, उसने बटुआ मारा, इवन आपकी जेब भी फटी हुई थी, अब उसने हाथ डाला, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, तो क्या, अब देखो चोरी के बारे में 378 बात करता है, ठीक है, सेक्शन 378 ऑफ आईपीसी जो है वो चोरी के बारे में बात करता है, किसके बारे में, थेफ्ट के बारे में, ठीक है। बट जब आपने हाथ, जब जो चोर ने हाथ डाला, आपकी जेब में कुछ नहीं मिला, आपके पास पैसे ही नहीं थे भैया, आपकी जेब ही फटी हुई थी, बल्कि वो और डाल जाता 5-10 रुपए आपकी जेब में कि भाई जेब सिलवा लेना, ठीक है। तो अब क्या होगा, चोरी तो हुई नहीं, तो 511 बात करता है ऐसे अटेम्प्ट के बारे में कि भाई अटेम्प्ट तो किया ना, तो 511 उस बारे में बात करता है बेसिकली। तो ये आपका केस था, आई होप आपको क्लियर होगा। चलो बाकी के जो केस हैं अब उनको हम एक एक करके डिस्कस नहीं कर सकते, बहुत लेंदी हो जाएगा अदरवाइज, बाकी हम इसको आगे, हम जितने भी जो भी केसेस छूट रहे हैं मैं सबको ले लूंगा एक साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 9 बड़ा ही सिंपल है, मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 जो है, ये अर्लियर जो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 वाला था, इसको क्या करके बुलाता है, एजी, ओजी, लोजी, सुनोजी, क्या करके बुलाता है, अर्लियर एक्ट, ओल्ड एक्ट, अडॉप्टेड एक्ट, प्रिंसिपल एक्ट, फटाफट से बता दो इसका आंसर। एंड द राइट आंसर इज आंसर डी। देखो समझ में आ गया होगा, बेसिकली प्रिंसिपल एक्ट ही बोलते हैं अधिकतर केसेस में, तो इसका आंसर है प्रिंसिपल एक्ट। चलिए इसमें कुछ समझाने ऐसा है नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है, बट ले लिया एक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, which of the following judgments does not deal with the need of enactment of uniform civil code in India? ऑप्शंस आपके सामने है, मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम, रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा, सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जॉन वेलमिंटन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। फटाफट इसका आंसर बता दो। एंड द राइट आंसर इज आंसर बी। देखो क्वेश्चन अगर आपने ढंग से नहीं पढ़ा होगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। बात कर रहा है कि कौन सा जजमेंट ऐसा है जो कि डील नहीं करता, ये देखो नॉट वॉट ढंग से पढ़ना, बहुत क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जहां पर नॉट वगैरह लग जाता है, छोटा सा पता नहीं पड़ता। तो जो डील नहीं कर रहा किससे, यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया से, उसका आंसर है ये वाला। इसका मतलब हुआ, फटाफट से कॉपी निकालो और लिख लो कि ये जो 3 केस है ना, ये डील करते हैं आपके किससे, यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया से। फटाफट लिख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत ही ज्यादा। तो बेसिकली सबसे पहले समझते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, एक एक चीज को समझेंगे, टेंशन नहीं लेना है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, आप पढ़ते होंगे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 44 आपने देखा होगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपने पढ़ा होगा, आर्टिकल 44 बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। अब बेसिकली यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, आपने देखा भारत में कितने रिलीजन है, मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन वगैरह वगैरह, बहुत सारे रिलीजन है, राइट। तो इन्होंने एक्चुअली यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है कि सबके लिए एक लॉ, ठीक है। अब आपने देखा होगा डिवोर्स करने जाओ
या आप इनहेरिटेंस की बात करो, या फिर आप बात करो एडॉप्शन की बात करो, तो अलग अलग मुस्लिम लॉ कुछ अलग बोलता है, हिंदू लॉ कुछ अलग बोलता है, क्रिश्चियन लॉ कुछ अलग बोलता है, पारसी लॉ कुछ अलग बोलता है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड बेसिकली ऐसा कॉन्सेप्ट है कि सबके लिए एक ही लॉ होना चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजियन। कौन से रिलीजन में, इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये बेसिकली यूनिफॉर्म सिविल कोड बात करता है, और ये आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर आया है, आर्टिकल 44 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। ठीक है, ये बेसिकली यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है। अब समझते हैं रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा। देखो ये तीन तो यूनिफॉर्म सिविल कोड से, तो इनके बारे में बात नहीं करेंगे, बट ये जो केस नहीं है ना, इसके बारे में बात कर लेते हैं कि एक्चुअली इसमें क्या हुआ था। एक्चुअली ये जो है ना, ये मैट्रिमोनियल डिस्कॉर्ड के ऊपर ये केस है। डिवोर्स के संबंध में यहां पर बात कुछ हुई थी। ठीक है, अब हुआ क्या, ये जो है ना, ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये समझो। इस केस ने इवॉल्व किया था, एक कॉन्सेप्ट है क्यूरेटिव पिटीशन नाम का, बड़ा ही इंपॉर्टेंट, क्यूरेटिव पिटीशन। और अगर मैं बात करूं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज बताई गई है आपके आर्टिकल 137 के अंदर। अब समझो सबसे पहले क्यूरेटिव पिटीशन होता क्या है। क्यूरेटिव पिटीशन बेसिकली सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कि जो भी उसने जजमेंट दिया है, जो भी उसने ऑर्डर दिया है, उनका वो रिव्यू कर सकता है। मतलब उसने ऑलरेडी जजमेंट दे दिया, ऑर्डर दे दिया, मतलब इसको आप लास्ट रिजॉर्ट भी कहते हैं। लास्ट रिजॉर्ट, कुछ नहीं बचा ना, तो आखिरी में आप क्यूरेटिव पिटीशन जा सकते हो कि मतलब जिन्होंने डिसीजन दिया आपके अगेंस्ट, सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई फैसला दिया आपके अगेंस्ट, तो आप बोल रहे हो कि साहब एक बार और देख लो। क्यों? क्योंकि इस केस में बोला, जजेस ने बोला कि भाई इंसान गलतियों का पुतला होता है। क्या होता है? गलतियों का पुतला। इंसान ही तो गलती करेगा, भगवान थोड़ी करेंगे। तो अब इंसान गलती करेगा, तो सुप्रीम कोर्ट का जज भी तो इंसान ही है, गलती कर सकता है नहीं कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। ठीक है, जब लोअर कोर्ट के कर सकते हैं और उसकी अपील की जा सकती है, तो सुप्रीम कोर्ट के जज भी तो गलती कर सकते हैं, इंसान ही है। तो इसीलिए ये कॉन्सेप्ट निकल के आया रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा के केस में, कि आर्टिकल 137 बात करता है क्यूरेटिव पिटीशन के बारे में। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है खुद के जजमेंट ऑर्डर्स को रिव्यू करने का। बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी केस में एग्जैक्टली क्या हुआ उतना डिटेल में ना चलते हुए आपको समझ में आ गया होगा कि किस बारे में बात करता है। बाकी जैसा कि मैंने बताया, केसेस में और जो डिटेल में है उसके लिए अलग से एक वीडियो बनेगा, काफी मेहनत लगेगी उसको एक अलग से शॉर्ट में, जिससे हम सब कुछ समझ सके, वो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। चलिए, तो ये बेसिकली ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। केसेस की एक अलग से लिस्ट बना लो, एक अलग से लिस्ट बना लो, क्या 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 हुआ वहां पर लिख लो, खुद से भी थोड़ी रिसर्च करो, पढ़ो, जिससे आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मदद मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। और बेसिकली ये केस जो है 2002 का है, ध्यान रखिएगा, 2002 का ये केस है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 11 बात करता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन बहुत आते हैं यार, ये क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते हैं यूजीसी नेट लो में, कौन से सही है नहीं है। 4 क्वेश्चन दे दिए, 4 ऑप्शन दे दिए, और ऑप्शन को ABC BC CD, तो बहुत कंफ्यूजन होता है। बट इनका तरीका मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा किस तरीके से जब क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आ रहा है तो भी आप उसका आंसर ला सकते हो। आप एलिमिनेशन मेथड, बहुत सारी मेथड्स होती हैं इनका यूज करके आप अपने आंसर तक पहुंच सकते हो, या फिर एक बेटर ऑप्शन तक पहुंच सकते हो कि जहां आपको लगेगा कि हाँ ऑलमोस्ट ये ऑप्शन होना चाहिए, राइट। ऑप्शन आपके सामने, आर्टिकल 61 डील करता है प्रोसीजर फॉर इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट से। आर्टिकल 142 बात करता है लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स। सी आर्टिकल 122 प्रोवाइड्स दैट कोर्ट जो है इंक्वायर करेगा प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट में, नहीं करेगा, सॉरी, शैल नॉट लिखा हुआ है, शैल नॉट इंक्वायर इनटू प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट। एंड आर्टिकल 163 डील्स विद द एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट। ऑप्शंस आपके सामने, ABC ओनली, BC ओनली, AC ओनली, ACD ओनली। फटाफट वीडियो को पॉज करें, अच्छे से पढ़ें और इसका आंसर करें। एंड द राइट आंसर इज आंसर सी। आंसर सी बात करता है A और C ही सही है भैया, बाकी B और D जो है गलत है। अब देखो, ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि आपको वो आर्टिकल याद होना चाहिए। अगर आपको आर्टिकल याद नहीं है कहां पर क्या दिया है, तो आप जीवन भर तुक्का ही मारते रहोगे ऐसे क्वेश्चंस में, आपका कभी आंसर नहीं आने वाला, कभी आंसर नहीं आने वाला, मार्क माय वर्ड्स। बट आप जो हम ये MCQ सॉल्व कर रहे हैं ना, यहां पर सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स डिस्कस होंगे, आप चिंता मत करना, टेंशन मत करना। बस क्या करना है आपको, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके बताना है कि सर मजा आया। देखो अब एक एक आर्टिकल को समझ लेते हैं फटाफट, बिगर टाइम को वेस्ट किए।
आर्टिकल आपका जो है 61 बात करता है, डील्स विद द प्रोसीजर फॉर इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, बिल्कुल सही है। प्रेसिडेंट को हटाने का एक्चुअली प्रोसीजर होता है, आर्टिकल 61 के अंदर बात करता है कि अगर प्रेसिडेंट जो है ये वॉयलेशन कर दे, किस चीज का वॉयलेशन कर दे, ये कॉन्स्टिट्यूशन का वॉयलेशन कर दे, तो उसको हटाया जा सकता है। आर्टिकल 61 में इसका प्रोसीजर दिया हुआ है। अब आर्टिकल 61 क्या है, एक्चुअली मैं कॉन्स्टिट्यूशन और सारे जितने भी सब्जेक्ट्स है ना, सब पे इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाऊंगा, इंपॉर्टेंट सेक्शन, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को वहां पर डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी 45 मिनट का वीडियो ये हो चुका है, तो ज्यादा इसको लेंदी नहीं करते हैं। तो आर्टिकल 61 बेसिकली डील करता है, ये सही बात है, ठीक है। आर्टिकल 142 बात करता है प्रोवाइड्स दैट द लॉ, ये गलत है। क्यों गलत है? तो देखो आर्टिकल 142 जो है ना, ये 142 बात करता है बीइंग मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली। किस चीज का मेंबर? अनलॉफुल असेंबली का। अनलॉफुल असेंबली 141 अनलॉफुल असेंबली को डिस्कस किया था हमने, अभी पीछे देखा था। अब ये 142 जो है ये बात करता है कि अनलॉफुल असेंबली के मेंबर के बारे में। ये आपको खटाक से क्लिक होना चाहिए कि अरे ये तो लाइन से वो 141 से 150 वो वाला चलेगा, ये पब्लिक ट्रैंक्विलिटी वाला ध्यान आना चाहिए। इसी तरीके से पढ़ाई की जाती है, तभी एग्जाम निकलता है। तो सर ये बता दो कि ये बात कहां लिखी हुई है कि जो लॉ डिक्लेयर करेगा सुप्रीम कोर्ट वो बाइंडिंग होगा सारे कोर्ट पे? ये बात तो बिल्कुल सही है, बट ये कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है सर, आप तो हमें ये बता दो। तो मैं बताता हूं, ये जो है ना, ये आर्टिकल 141 में दिया हुआ है। ध्यान रखना, जो आईपीसी का सेक्शन है 141 अनलॉफुल असेंबली जो है ना, ये मैंने सेक्शन बताया, ये आर्टिकल नहीं था, ध्यान रखिएगा। ये हमने आईपीसी का सेक्शन 141 जो पीछे पढ़ा, मैं उससे रिलेट कर रहा था आपको अनलॉफुल असेंबली, और 142 जो है आईपीसी का मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली से है। बट हम अभी बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स के बारे में। तो जो आर्टिकल 141 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो इस बारे में बात करता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई लॉ डिक्लेयर किया तो वो बाइंडिंग होगा सारे कोर्ट्स पे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही तो हमारा सबसे बड़ा कोर्ट है, एपेक्स कोर्ट है, बाकी सब उसके अंडर आते हैं, राइट। तो ये 141 की बात है, 142 की बात नहीं है। 142 जो ये मैंने बताया, ये आईपीसी का बता दिया, मैं एकदम से ध्यान नहीं रहा था, तो चलिए कोई नहीं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। अगर हम बात करें आर्टिकल 122 आपका सही है, ये इसी बारे में बात करता है कि कोर्ट जो है इंक्वायर नहीं करेगा पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में, मतलब कुल मिलाकर हस्तक्षेप नहीं करेगा, पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग चल रही है उसमें कोर्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाएगा। ये आपका आर्टिकल 122 बात करता है, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद आर्टिकल 163 डील करता है एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट, ये गलत है, क्योंकि आर्टिकल जो 163 है ये बात करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में, कि वो मदद करते हैं, एड करते हैं और एडवाइस करते हैं किसको? गवर्नर को। ये ध्यान रखिएगा, ये गवर्नर को एड एंड एडवाइस करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये आर्टिकल 163 डील करता है। तो आई होप सारे आर्टिकल क्लियर है। चलिए इसको थोड़ा बहुत देख लेते हैं। तो आर्टिकल 61 बेसिकली जो है क्या बात करता है कि प्रेसिडेंट को कब इंपीच किया जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशन के लिए। ये चार्ज जो है प्रेफर किया जाएगा ईदर, मतलब कोई भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट, भले ही से वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, वो इस पर सवाल उठा सकता है कि भाई प्रेसिडेंट ने जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन किया है। अब जो चार्ज है वो कब तक प्रिफर नहीं किया जाएगा? जब तक एटलीस्ट 14 दिन का नोटिस ना दे दिया जाए कि हम ऐसा प्रपोजल लेके आ रहे हैं, और वो साइन होना चाहिए बाय नॉट लेस देन 1/4 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द हाउस। जो भी हाउस ऐसा लेके आ रहा है, एटलीस्ट 1/4 लोग जो है उस हाउस के, भले लोकसभा हो राज्यसभा हो, कोई सा भी हो, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, उसके 1/4 लोग जो है वो उस पर साइन करेंगे कि हम ऐसा रिजोल्यूशन ला रहे हैं। 14 दिन पहले का नोटिस देंगे, अपना इंटेंशन बताएंगे। उसके बाद उस रिजोल्यूशन को जो है अगर पास कर देते हैं मेजोरिटी से, वो भी नॉट लेस देन 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस। पहले तो रिजोल्यूशन के लिए 1/4, उसके बाद 2/3 2/3 ऑफ द मेंबर्स उसको मेजोरिटी से अगर पास कर देते हैं उस हाउस से कि हाँ इसने वायलेशन किया है, ठीक है, तो उसके बाद वो चार्ज जो है वो अदर हाउस के पास जाता है। मतलब अगर लोकसभा ने उठाया, उसने पास किया, तो फिर राज्यसभा के पास जाएगा, फिर राज्यसभा इन्वेस्टिगेट करेगा उस चार्ज पे कि क्या ये चार्ज सही है, क्या प्रेसिडेंट ने एक्चुअल में वायलेशन किया है, और अगर उसको लगता है कि हाँ किया है तो वो भी उसको पास कर सकते हैं। ये 4th वाला आपका बात करता है कि एज अ रिजल्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन
रिजोल्यूशन अगर पास हो जाता है 2/3 लोगों से, जो दूसरे मेंबरशिप जो हाउस है अगर वो भी पास कर दे 2/3 ऑफ मेजोरिटी से, तो माना जाएगा कि जो चार्ज प्रेफर किया गया है अगेंस्ट प्रेसिडेंट वो सस्टेन किया जाता है और इस रिजोल्यूशन का क्या असर होगा, प्रेसिडेंट को रिमूव कर दिया जाएगा उसके ऑफिस से जब ये रिजोल्यूशन पास होता है। ये आर्टिकल 61 है, आई होप क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 122 और बात कर लेते हैं। आर्टिकल 122 हमने ऑलरेडी देखा पीछे की जो प्रोसीडिंग होती है पार्लियामेंट में उसमें कोर्ट जो है इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाएगा। क्लियरली यहां पर लिखा हुआ है कि द वैलिडिटी ऑफ एनी प्रोसीडिंग इन पार्लियामेंट, पहली बात तो क्वेश्चन ही नहीं उठाया जाएगा इस ग्राउंड पे कि कोई इरेगुलरिटी ऑफ प्रोसीजर वहां पर हो रहा है, इस पर तो कोई ग्राउंड उठाया ही नहीं जाएगा। दूसरा इन्होंने बोला कोई भी जो ऑफिसर है मेंबर है पार्लियामेंट का जिसके पास पावर दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा उस प्रोसीजर को चलाने के लिए, बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए, ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, तो पार्लियामेंट जो है शाल बी द जुरिडिक्शन ऑफ एनी कोर्ट, तो कोर्ट जो है मतलब कुल मिलाकर उसमें उसकी पावर्स में हस्तक्षेप नहीं करेगा, इन्वॉल्वमेंट नहीं करेगा, राइट। तो ये बेसिकली आपका आर्टिकल 122 है, इसको चाहें तो आप रीड कर लेना आराम से और इसको समझ लेना। यहीं पर हमारा जो है कंप्लीट होता है, सारी स्लाइड्स सारे क्वेश्चंस जो है हमने यहाँ पर डिस्कस किए, काफी कुछ हमने ऑप्शंस भी डिस्कस किए। अगर अभी तक आप वीडियो में बने हैं, आप सीरियस हैं अगर इस एग्जाम को निकालने में, क्योंकि मैं तो बहुत ही सीरियस हूँ इस सीरीज को लेके, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि सर हमें ऐसा वीडियोस चाहिए, मजा आया पढ़ने में। वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ, सब्सक्राइब करो अगर आप नए हो चैनल पर, बेल आइकन को जरूर हिट करिए जिससे आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहे। मिलते हैं, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हर दिन एक वीडियो एटलीस्ट आई विल ट्राई कि अपलोड होगा और 21 फरवरी से पहले हम ये 100 वीडियोस की सीरीज पूरी कंप्लीट कर सकेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।